Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to ISP Online Learning Management System. Today's lecture number 7 for the course of Advanced Reinforced Concrete Structures. This course is generally for MSc Civil Engineering. I myself am Engineer Dr. Muhammad Aslam, Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Institute of Southern Punjab, Multan. Today is lecture number 7 and week number 7. So these are your reference text books for this course. इन बुक्स के अलावा अगर आपके पास डिजाइन ऑफ reinforced concrete structure से relevant कोई और बुक अवेलेबल है तो उसको भी आप यूज कर सकते हैं. So in our today's class we are going to discuss about cylinder columns. Cylinder column यानी longer column को आज हमने डिस्कस करना है. So these are your longer columns जो कि हमने लास्ट सेक्शंस के अंदर लास्ट लेक्चर्स के अंदर कॉलम्स के अंदर हम ऑलरेडी डिस्कस करा है कि जब आपका L to D रेशियो हायर हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, उस केस के अंदर हम लॉन्गर कॉलम्स प्रोवाइड करते हैं, या ऐसा कॉलम जिसका हायर जो L to D रेशियो है वो ज़्यादा हो जाता है तो उनको हम लॉन्गर कॉलम्स कंसीडर करते हैं. क्योंकि आजकल आपके पास एडवांस मटेरियल्स अवेलेबल हैं, उन एडवांस मटेरियल्स की प्रॉपर यूटिलाइजेशन की वजह से हमारी मजबूरी है कि हम लॉन्गर कॉलम्स को प्रोवाइड करें ताकि जो हमारी हाइट है ओवरऑल स्ट्रक्चर की वो ज़्यादा बेहतर हो सके या ज़्यादा लंबी हो सके, जिसकी वजह से स्ट्रक्चर का जो पर्पस है वो ज़्यादा हो जाता है, उसकी यूटिलाइजेशन ज़्यादा हो जाती है, उसकी जो बेनिफिट्स हैं वो हमें ज़्यादा मिलते हैं. So now we have a cylinder columns. Again the column is a compression member. Exactly उसी तरह से cylinder column के column का type है जो कि again compression member ही कहलाता है, whose effective length of which exceeds 3 times least lateral dimension. कॉलम की जो हाइट है वो लीस्ट लेटरल डायमेंशन से अगर 3 टाइम्स से कम है तो उस मेंबर को हम कंप्रेशन मेंबर तो कहते हैं, लेकिन वो स्पेसिफिकली क्या कहलाता है, स्ट्रट कहलाता है. अगर 3 टाइम्स से ज्यादा है तो वो कंप्रेशन मेंबर और कॉलम कहलाता है. So previously it was assumed that buckling, elastic shortening and secondary movement due to lateral deflection had a minimum effect on the ultimate strength of the columns, thus were not included in the design of the short columns. कि जो आपका buckling effect है, इलास्टिक शॉर्टनिंग इफेक्ट है, शॉर्टनिंग यानी कि मेंबर के लोड की वजह से लेंथ ओवरऑल शॉर्ट हो जाए, रिड्यूस हो जाए, जिसको हम इलास्टिक शॉर्टनिंग कंसीडर करते हैं. और लेटरल डिफ्लेक्शन की वजह से जो शॉर्ट कॉलम्स थे उनके अंदर इनका इतना इफेक्ट नहीं था, उस वजह से हमने उनको कंसीडर नहीं किया था शॉर्ट कॉलम्स को डिजाइन करते वक्त. लेकिन जब हम लॉन्गर कॉलम्स की बात करते हैं या सिलेंडर कॉलम्स की बात करते हैं तो वहां पे आपके ये जो फैक्टर्स हैं वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. इस वजह से हमने उन फैक्टर्स को कंसीडर करना है, एनी हाउ अदरवाइज हमारा जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट है वो फेल हो जाएगा. So extra length will cause reduction in the column strength that varies with the column effective height, width of the section and the slenderness ratio and the column end conditions. ये तमाम चीज़ें, तमाम फैक्टर्स जो हैं वो ओवरऑल कॉलम की लेंथ जितनी आप बढ़ाते हो उसी हिसाब से उसकी स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाती है और आपकी ओवरऑल इफेक्टिव हाइट, विड्थ ऑफ द सेक्शन, सिलेंडरनेस रेशियो एंड एंड कंडीशंस जो हैं एक प्रॉपर रोल प्ले करते हैं इन टर्म्स ऑफ बकलिंग, इन टर्म्स ऑफ इलास्टिक शॉर्टनिंग, इन टर्म्स ऑफ सेकेंडरी मूवमेंट्स. और ये तमाम फैक्टर्स जो हैं हमने कंसीडर करने होते हैं, हम किस तरह से उनको ट्रीट करते हैं, क्या इनका मेजर रोल होता है, उनको आज हमने डिस्कस करना है. अब हमारे पास जो है अगर कॉलम का सिलेंडरनेस रेशियो बहुत ज़्यादा होता है तो इट विल अफेक्ट द रिडक्शन इन द स्ट्रेंथ. जो सिलेंडरनेस रेशियो अगर ज़्यादा है तो ओवरऑल स्ट्रेंथ ऑफ द कॉलम जो है वो रिड्यूस हो जाती है. अ लो सिलेंडरनेस रेशियो मींस दैट कॉलम इज रिलेटिवली शॉर्ट एंड रिडक्शन इन स्ट्रेंथ मे नॉट बी सिग्निफिकेंट. जो हमने आज तक हमने पहले लेक्चर्स में कॉलम्स को पढ़ा था वो सारे कॉलम्स शॉर्ट कॉलम्स की कैटेगरी के अंदर आ रहे थे, क्योंकि वहां पे ओवरऑल जो लेंथ थी वो एक अलोबल रेंज के अंदर लेंथ थी, जिसकी वजह से सिलेंडरनेस रेशियो जो है वो कम से कम था और कॉलम जो है हम ट्रीट कर रहे थे एज अ सिलेंडरनेस रेशियो या एज अ शॉर्ट कॉलम. इसका सिंपल एग्जांपल इस तरह से है कि एक लकड़ी का छोटा टुकड़ा है और एक लकड़ी का बड़ा टुकड़ा है. अगर आप दोनों टुकड़ों से किसी भी चीज को हिट करते हैं तो जो लॉन्गर जो मेंबर होता है वो फौरन टूट जाता है. या अगर आप एक स्ट्रेट पोजीशन में रख के, स्ट्रेट वर्टिकल पोजीशन में रख के आप ऊपर से लोड अप्लाई करो तो जो आपका बिगर मेंबर होता है या लेंथियर मेंबर होगा वो सेंटर के अंदर से डिफ्लेक्शन को इमर्ज कराता है. तो यहाँ पे हमारे पास जितना कॉलम का सिलेंडर रेशियो ज्यादा होता है वो उतना ही लॉन्गर या सिलेंडर कॉलम कहलाता है. सो द सिलेंडर रेशियो इज द कॉलम हाइट टू द रेडियस ऑफ गायरेशन.
अब पहले हम क्या कंसीडर कर रहे थे कि स्लैंडनेस रेशियो जो है वो बेसिकली आपका लीस्ट लेटरल डायमेंशन के हिसाब से हम रेशियोज लेते थे, लेकिन समटाइम्स कॉलम आपके सर्कुलर होते हैं, समटाइम्स आपका कॉलम स्क्वायर होते हैं, उस वजह से लीस्ट लेटरल डायमेंशन को आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है या वो ट्रिकी हो जाता है। तो उस केस में रिसर्चर क्या प्रपोज करते हैं कि आप लीस्ट लेटरल डायमेंशन लेने के बजाय आप रेडियस ऑफ गायरेशन को फोकस करते हो। सो रेडियस ऑफ गायरेशन इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, जो कि आपका ओवरऑल आई ओवर ए के रेशियो के इक्वलेंट होता है, यानी कि ओवरऑल क्रॉस सेक्शनल एरिया कंसीडर करो और क्रॉस सेक्शनल मूवमेंट कंसीडर करो, बजाय कि एक स्पेसिफाइड मिनिमम लीस्ट लेटरल डायमेंशन कंसीडर करने के। So the radius of gyration is equals to moment of inertia divided by cross sectional area of the section. So अगर हम rectangular की section की बात करें तो having a width of b and depth of h, तो moment of inertia हो जाता है bh cube by 12 and area हो जाता है bh, तो आपका radius of gyration आ जाता है 0.288h या 0.3h। अगर आप सर्कुलर कॉलम कंसीडर करते हो जिसका डाया जो है वो कैपिटल D से रिप्रेजेंट होता है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा हो जाता है पाई d पावर 4 डिवाइड बाय 64 और एरिया हो जाता है पाई d स्क्वायर बाय 4। तो रेडियस ऑफ गायरेशन हमारा इन x एंड इन y डायरेक्शन बोथ में हो जाता है 0.25d। तो हम इस तरह से रेडियस ऑफ गायरेशन वगैरह को कंसीडर करते हैं ताकि हमारे सेक्शन की ओवरऑल यूनिफॉर्मिटी को कंसीडर किया जाए स्लैंडनेस रेशियो को कैलकुलेट करते वक्त। सो बेस्ड ऑन स्लैंडनेस रेशियो कॉलम्स को तीन डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। नंबर 1 इज द कॉलम विद रिलेटिवली हायर स्लैंडनेस रेशियो, वो कॉलम जिनकी स्लैंडनेस रेशियो बहुत ज़्यादा होती है। उस केस में असल में क्या होता है कि वहाँ पे जो मेंबर्स हैं उनके अंदर स्ट्रेंथ रिडक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इस वजह से हमने तमाम फैक्टर्स को कंसीडर करना है और लेटरल ब्रेसिंग्स या शेयर वॉल्स वगैरह प्रोवाइड करनी है। सेकंड में हमारे पास मीडियोकर स्लैंडनेस रेशियो होता है जिसके अंदर रिडक्शन कॉलम स्ट्रेंथ के अंदर इतनी नहीं होती जितनी हायर स्लैंडनेस रेशियो के अंदर होती है, लेकिन समहाउ हमने रिडक्शन इन स्ट्रेंथ को कंसीडर करना है। थर्ड हमारे पास है लोअर स्लैंडनेस रेशियो, यानी कॉलम जिनकी रिलेटिवली लोअर स्लैंडनेस रेशियो होती है, उन कॉलम्स के अंदर हम स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर को कंसीडर नहीं करते, इवन उन कॉलम्स को हम एज अ शॉर्ट कॉलम डिजाइन करते हैं। उसके बाद हमारे पास इफेक्टिव कॉलम लेंथ का फैक्टर आ जाता है। अब इफेक्टिव कॉलम लेंथ अनसपोर्टेड लेंथ कहलाती है, जो कि हम बेसिकली जब कॉलम है एक लगा हुआ टॉप एंड ऑफ द स्लैब, यानी कि स्लैब जहां पे आपका शुरू होता है, यानी कि आपका जो कॉलम ऊपर एज के ऊपर खत्म हो रहा है स्लैब के साथ टच होता है, वहां से लेके जो आपका बॉटम फ्लोर है उस तक का जो लेंथ है अनसपोर्टेड, इस लेंथ को फर्स्ट ऑफ ऑल हम आइडेंटिफाई करते हैं कि इफेक्टिव कॉलम लेंथ कितनी होनी चाहिए, जिसको KLU से रिप्रेजेंट कराया गया है। सो द स्लैंडनेस रेशियो L over R, effective length over radius of gyration, can be calculated accurately when effective length of column KLU is used। कि जब आप effective length of column को consider करते हैं तभी आपका जो accurate slenderness ratio है वही value आपको achieve होती है। So the unsupported length LU represented the unsupported height of the column between two floors। ये height है between two floors के दरमियान। It is measured as the clear distance between slabs, beams or any other structural members provided the lateral support to the column। कि ये आपका अगर आपका कॉलम प्रोवाइडेड है तो आपका कॉलम की जो लेंथ है अनसपोर्टेड वो आपकी स्लैब टू स्लैब के दरमियान क्लियर डिस्टेंस कवर होगी। अगर ऊपर आपका बीम है तो बीम के बॉटम सरफेस से लेके नीचे वाले स्लैब तक का जो क्लियर डिस्टेंस है वही आपकी अनसपोर्टेड लेंथ कहलाएगी। तो उसके अंदर जो है वो अगर डीपर बीम है तो वन डायरेक्शन के अंदर और अदर डायरेक्शन के अंदर हम अनसपोर्टेड लेंथ कैलकुलेट करते हैं। द क्रिटिकल ग्रेटर वैल्यू मस्ट बी कंसीडर्ड इन द डिजाइन, कि अगर आपका डीपर सेक्शंस हैं, एक सेक्शन की वैल्यू डिफरेंट आ रही है, दूसरी साइड से वैल्यू डिफरेंट आ रही है, तो ग्रेटर वैल्यू को हमने कंसीडर करना है। तो ये हमारे पास इवन सम केसेस के अंदर अगर आप फ्लैट स्लैब सिस्टम प्रोवाइड करते हो तो कॉलम का जो कैपिटल्स होते हैं, इवन कॉलम के जो कैपिटल्स हैं वो जहां पे खत्म होते हैं वहीं से आपने कॉलम की हाइट को नीचे की तरफ कंसीडर करना है। फ्रॉम द बॉटम ऑफ कॉलम कैपिटल टूवर्ड्स द बॉटम फ्लोर, जो कि आपकी लेंथ है वो अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ द कॉलम की कहलाएगी, जिसको हम अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ द कॉलम कंसीडर करेंगे, जो कि इफेक्टिव कॉलम लेंथ के लिए यूटिलाइज की जाएगी। अब जो दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर था के किसको रिप्रेजेंट कराता है? इट्स द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ऑफ जीरो मूवमेंट इन द कॉलम एंड द अनसपोर्टेड हाइट ऑफ कॉलम इन वन डायरेक्शन। ये आपका कॉलम की जो जीरो मूवमेंट है, जैसे जीरो मूवमेंट को हम किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं उसको मजीद हम आगे वाली स्लाइड्स के ऊपर डिस्कस करते हैं।
फॉर एग्जाम्पल अगर हम आपको बात करें कि इफ एन अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ द कॉलम इज हिंज्ड एट बोथ एंड, अगर कॉलम जो है वो दोनों एंड से हिंज्ड है, दोनों एंड जो है वो स्लैब के साथ हिंजली सपोर्टेड हैं, ऑन विच साइडवेज इज प्रिवेंटेड, अगर साइड्स वे कॉलम के अंदर सोए कंडीशन नहीं है तो पॉइंट्स ऑफ जीरो मूवमेंट विल बी एट द टॉप एंड बॉटम ऑफ द कॉलम, दोनों जो है वो जीरो मूवमेंट हो जाएंगे, दोनों एंड्स जो है वो जीरो मूवमेंट्स एंड कहलाएंगे क्योंकि वहां हिंज सपोर्ट्स हैं, देयरफॉर द के फैक्टर विल बी इक्वल्स टू 1। सो अगर आपका कॉलम जो है वो दोनों तरफ से फिक्स्ड है एंड साइड्स वे या सोए कंडीशन अपीयर नहीं होती, तो उस केस के अंदर जो पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स ऑफ जीरो मूवमेंट या इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स एट आर L/4, यानी कि अगर दोनों तरफ से कॉलम जो है वो आपका फिक्स है तो उस कंडीशन के अंदर जो हम इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स हैं या जीरो मूवमेंट पॉइंट हैं वो L/4 कंडीशन के ऊपर कंसीडर होती हैं या कंसीडर करेंगे। सो उस वजह से हमारा जो के फैक्टर है वो पॉइंट LU/LU यानी कि इक्वल हो जाएगा हमारे 0.5 फैक्टर के। तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई करते हैं डिफरेंट के फैक्टर्स, और उनके फैक्टर्स को हम किस तरह से यूटिलाइज करते हैं जो कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन या जीरो मूवमेंट पॉइंट्स वगैरह के हिसाब से कंसीडर किए जाते हैं, उनको मजीद हम इंटरेक्शन डायग्राम्स वगैरह से आगे किस तरह से कंसीडर करते हैं, तो सारी चीजें आपको मजीद क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ पे आपके पास जो है वो 6 कॉलम्स के डिफरेंट कंडीशंस और क्राइटेरियाज गिवन है। नंबर 1 जो पहली 3 कंडीशंस हैं, फॉर एग्जांपल कॉलम की जो कंडीशंस हैं वो आपको नजर आ रही हैं कि पहला क्राइटेरिया है कि कॉलम दोनों तरफ से फिक्स है, और तीनों क्राइटेरियाज पहले के अंदर विदाउट साइड्स वे है, यानी कोई भी साइड मूवमेंट नहीं है कॉलम के अंदर, लेटरल मूवमेंट नहीं है, कॉलम जो है वो सेंट्रल डिफ्लेक्शन को फेस कर रहा है। तो उस केस के अंदर विदाउट साइड्स वे में हम कंसीडर करते हैं कि के की जो वैल्यूज हैं वो अपर एंड लोअर एंड्स के ऊपर वो 0.5 और 0.65, 0.7, 0.8 और इस तरह से, क्योंकि फिक्स पॉइंट था तो फिक्स सपोर्ट के अंदर फिक्स जो रोटेशन है वो फिक्स है और ट्रांसलेशन जो है वो ट्रांसलेशन भी फिक्स्ड है। इसी तरह से जो हिंज सपोर्ट है उसके अंदर बेसिकली रोटेशन फ्री होती है, ट्रांसलेशन फिक्स होती है, और जो आपका थर्ड है रोलर सपोर्ट, वहां पे हमारे पास रोटेशन फिक्स होती है और ट्रांसलेशन जो है वो फ्री होती है। तो ये हमारे पास कंडीशंस थी। इन कंडीशंस के अंदर जब हम वेरी कर रहे होते हैं कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जो है वो अगर दोनों तरफ से फिक्स है तो L/4 कंडीशन के ऊपर आ रहा है, अगर एक तरफ हिंज है दूसरी तरफ पे फिक्स है तो फिक्स सपोर्ट से आपका L/4 डिस्टेंस के ऊपर आ रहा है, अगर दोनों तरफ से हिंजेस हैं तो आपका जो फैक्टर है वो 1 हो जाता है, और इसी तरह से अगर विद साइड्स वे यानी साइड्स वे मूवमेंट है तो वो फैक्टर की जो वैल्यूज हैं वो 1 से ज्यादा हो जाती हैं, वो इक्विवेलेंट टू 2 हो जाती हैं। उस कंडीशंस के अंदर हम किस तरह से के फैक्टर की वैल्यूज को आइडेंटिफाई करते हैं, मजीद आपको आगे डिस्कशन में क्लियर हो जाएंगी सारी चीजें। यहाँ पे आपको फ्रेम नजर आ रहे हैं, पहले दोनों जो टॉप फ्रेम्स हैं वो दोनों हैं विद साइड्स वे, यानी कि आपका जो बॉटम एंड है वो फिक्स है, बिल्डिंग आपकी साइड्स की तरफ रोटेट करती है। तो पहले क्राइटेरिया के अंदर हमारी जो लेटरल डिफ्लेक्शंस हैं उस केस के अंदर जो के की वैल्यू है वो हमारी वेरी हो रही होती है 1 से लेके 2 के दरमियान। और अगर सेकंड क्राइटेरिया में आप देखो तो जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है वो डिफरेंट होते हैं, एक ही स्ट्रेट लाइन के अंदर चीजें मूव कर रही हैं तो वहां पे के की जो वैल्यू है वो मोर देन 2 हो जाती है। अगर हम विदाउट साइड्स वे यानी क्राइटेरिया की बात करें, क्या कॉलम आपके जो मेंबर्स हैं वो लेटरल डिफ्लेक्शन को फेस कर रहे हैं लेकिन मीडियोकर के अंदर सेंटर ऑफ द कॉलम के अंदर उसके टॉप सरफेस और बॉटम सरफेस के अंदर कोई भी लेटरल मूवमेंट नहीं है, उस केस में हमारी जो के की वैल्यूज है वो दोनों क्राइटेरियाज के अंदर लेस देन 1 होती हैं। पहले क्राइटेरिया में वो 0.5 से 0.7 के दरमियान वेरी कर रही होती हैं और दूसरे क्राइटेरिया में 0.7 से लेके 1 के दरमियान वेरी हो रही होती हैं। सो इफेक्टिव लेंथ ऑफ अ कॉलम एंड लेंथ फैक्टर के, जो कि पहले क्राइटेरिया के अंदर भी वैल्यूज गिवन है, और इफेक्टिव लेंथ एंड के वैल्यूज फॉर द पोर्टल कॉलम्स, जो कि आपके पोर्टल कॉलम्स हैं, यानी विदाउट साइड्स वे के अंदर भी आपके के की वैल्यूज किस तरह से मूव करती हैं और विद साइड्स वे में किस तरह से मूव करती हैं, इन क्राइटेरियाज को हम किस तरह से कंसीडर करते हैं, मजीद हम इन वैल्यूज को कैसे हमारे डिजाइन एग्जाम्पल्स के लिए ऑब्टेन करते हैं वो आपको मजीद आगे थ्योरेटिकली जो है वो जब हम डिजाइन एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो मजीद आपकी सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जानी है। अनसपोर्टेड लेंथ के बाद जब हम इफेक्टिव लेंथ फैक्टर के फाइंड आउट करते हैं तो उसके लिए हम अलाइनमेंट चार्ट यूज करते हैं। अलाइनमेंट चार्ट के अंदर हमारे पास इफेक्टिव लेंथ फैक्टर के की वैल्यू है विच इज नेसेसरी टू कैलकुलेट द एंड रिस्ट्रेनिंग फैक्टर्स। अब हम एंड रिस्ट्रेनिंग फैक्टर्स के की वैल्यू ऑब्टेन करने के लिए हम एंड रिस्ट्रेनिंग फैक्टर यानी कि दो कॉलम के एंड्स हैं, टॉप एंड और बॉटम एंड, उन दोनों के ऊपर हम फैक्टर्स को वैल्यू को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि एंड रिस्ट्रेनिंग फैक्टर्स क्या हैं, उनकी इफेक्ट किस तरह से आ रही है ओवरऑल कॉलम की स्लैंडनेस रेशियो और अनसपोर्टेड लेंथ के ऊपर।
तो एंड स्टैंडिंग फैक्टर्स को साई ए एंड साई बी से रिप्रेजेंट कराया गया है, जो कि टॉप एंड बॉटम के ऊपर कॉलम के अंदर डिफरेंट फैक्टर्स हैं, जिनको आप साई फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हो, सम ऑफ ई आई ओवर एल सी ऑफ कॉलम्स टू सम ऑफ ई आई ओवर एल ऑफ बीम्स। अब यहाँ पे एल सी बेसिकली इज द सेंटर टू सेंटर ऑफ ज्वाइंट्स इन द फ्रेम के कॉलम की ओवरऑल लेंथ है, और जो आपके पास L है वो बीम की या स्पैन लेंथ है बिटवीन द जॉइंट्स, और EI बेसिकली इज द स्टिफनेस ऑफ द कॉलम्स। अगर हम कॉलम की बात कर रहे हैं तो कॉलम्स की, और बीम की बात कर रहे हैं तो बीम्स की। तो यहाँ पे जो फैक्टर है साई एट वन एंड शेल इंक्लूड ऑल द कॉलम्स एंड बीम्स मीटिंग एट द जॉइंट के ओवरऑल जो आपका टॉप कॉलम है वहां पे कितने मेंबर्स कनेक्ट हो रहे हैं उस कॉलम के और उस बीम के साथ। उस कॉलम के चारों तरफ से अगर बीम कनेक्ट हो रहे हैं तो वहां पे वो सपोर्ट एज अ कॉलम जो है एज अ फिक्स सपोर्ट ट्रीट किया जाएगा। अगर दोनों तरफ से कॉलम के सिर्फ बीम्स हैं तो दूसरी डायरेक्शन के अंदर वो लेटरल डिफ्लेक्शन को फेस कर सकता है या लेटरल स्लाइडिंग को फेस कर सकता है कॉलम। उस केस के अंदर हम उस सपोर्ट को एज अ हिंज ट्रीट करते हैं। तो हिंज के केस में हम नॉर्मली जो है साई फैक्टर इज कंसीडर्ड एज एन इनफाइनाइट एंड मे बी अज्यूम्ड एज 10। However, psi in the case of fixed support will be considered as a 0 or as can be considered as equal to 1। तो इन वैल्यूज को बेसिकली हम नॉर्मली ट्रीट करते हैं कि हमारा जो फैक्टर है वो किस तरह से वेरी कर रहा है, क्योंकि इन रियलिटी ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो परफेक्टली रिजिड हो या परफेक्टली फिक्स्ड हो या परफेक्टली हिंज्ड हो। ये पॉसिबल नहीं है। ये हमारी सारी अजम्पशंस होती है, इन अजम्पशंस की बेस पे हम डिफरेंट वैल्यूज को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। सो इफेक्टिव लेंथ फैक्टर निकालने के लिए हम प्रोसीजर को फॉलो करते हैं कि k की वैल्यू ऑब्टेन की जाए बाय कंसीडरिंग साई a फॉर द टॉप एंड साई b फॉर द बॉटम एंड ऑफ द कॉलम, जिसके लिए हम अलाइनमेंट चार्ट को यूज करते हैं। साई a एंड साई b की जो वैल्यूज हैं इन ब्रेस्ड कंडीशन एंड इन अनब्रेस्ड कंडीशन, दोनों कंडीशंस के अंदर हम डिफरेंट वैल्यूज को ऑब्टेन करते हैं, फिर स्ट्रेट लाइन के जरिए दोनों वैल्यूज को कनेक्ट कर देते हैं। जैसे दोनों वैल्यूज कनेक्ट होती हैं, बीच वाली बार चार्ट पे जो इंटरसेक्शन डेवलप होता है वहां पे हमें k की वैल्यू आइडेंटिफाई होती है। Two nomographs are shown, one for braced frames and second for the where side sway is prevented। अब यहाँ पे दो चीजें आपको जहन में आनी चाहिए कि ब्रेस्ड कॉलम यानी कि कॉलम के अंदर ब्रेसिंग्स हैं तो साइड स्वे नहीं होगी, यानी कि साइड स्वे जो है वो अपीयर नहीं होती। अगर कॉलम जो है वो अनब्रेस्ड है तो उस कंडीशन के अंदर साइड स्वे हो सकती है। कॉलम जो है वो सोए कॉलम कहलाते हैं। सोए यानी साइड स्वे, नॉन सोए यानी नो साइड स्वे, नॉन सोए यानी जो है वो हमारे पास ब्रेस्ड कॉलम, और सोए कॉलम्स बेसिकली आर अनब्रेस्ड कॉलम्स। सो द डेवलपमेंट ऑफ चार्ट्स, जो चार्ट डेवलप किए गए हैं नोमोग्राफ्स दैट आर डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ these following assumptions, the structure consists of a symmetrical rectangular frames, इस rectangular frame को consider करते हैं। उसके बाद गर्डर के अंदर जो मूवमेंट है at a joint is distributed to the columns according to the relative stiffnesses and all the columns reach at the critical loads at the same time, कि तमाम कॉलम्स जो हैं वो सेम लोड या सेम क्रिटिकल लोड को, क्रिटिकल लोड एक ही वक्त के ऊपर तमाम कॉलम्स के अंदर अपीयर होता है। ये हमारी बेसिक अजम्पशंस हैं। अजम्पशंस की बेस के ऊपर नोमोग्राफ्स बनाए गए, उन नोमोग्राफ्स को भी हम मजीद डिटेल में आगे देखते हैं। ये हमारे पास इफेक्टिव लेंथ फैक्टर के लिए नोमोग्राफ हैं, चार्ट्स हैं, जिसके अंदर हम स्टिफनेस को कंसीडर करते हैं इन टर्म्स ऑफ ब्रेस्ड फ्रेम्स एंड इन टर्म्स ऑफ अनब्रेस्ड फ्रेम्स। स्टिफनेसेस के बाद हम k की वैल्यूज को आइडेंटिफाई करते हैं जो कि इफेक्टिव लेंथ फैक्टर की वैल्यू कहलाती है। जो टॉप फ्रेम और बॉटम फ्रेम की जो वैल्यूज हैं, टॉप यहाँ पर आपको साई a नजर आ रहा है जो कि लेफ्ट साइड, जो ब्रेस्ड कंडीशन के अंदर जो लेफ्ट रो है वो आपकी लेफ्ट कॉलम सॉरी वो साई a है जो कि स्टिफनेस फैक्टर है ऑन द टॉप ऑफ द कॉलम, और जो अदर फैक्टर है साई बी ये बेसिकली आपका स्टिफनेस है जो कि बॉटम ऑफ द कॉलम के ऊपर। इसी तरह से अनब्रेस्ड कंडीशन के अंदर भी आपकी वैल्यूज जो है वो गिवन है। जो दोनों वैल्यूज हैं उनको हम स्ट्रेट लाइन के जरिए से दोनों वैल्यूज को कनेक्ट करते हैं, फिर जहाँ पे वो के लाइन को इंटरसेक्ट करेगा वो हमारी के की वैल्यूज हो जाएंगी। मजीद हम जब एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे तो आपको सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद हम मेंबर की स्टिफनेस को फाइंड आउट करते हैं। स्टिफनेस जो है वो स्टिफनेस ऑफ अ स्ट्रक्चरल मेंबर इज इक्वल्स टू द मोड्स ऑफ इलास्टिसिटी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि आपकी वैल्यूज जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप सेक्शन की निकाल सकते हो बाय कंसीडरिंग bh3/12 और पाई d पावर 4/64। इसी तरह से मोड्स ऑफ इलास्टिसिटी कंक्रीट की अगर आपके पास यूनिट वेट कंक्रीट का गिवन है तो मोड्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट विल बी इक्वल्स टू 33 इनटू यूनिट वेट पावर 1.5 अंडर रूट ऑफ c डैश इज द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। और अगर आप PSI में डायरेक्ट वैल्यू अचीव करना चाहते हैं तो EC मोड्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट विल बी इक्वल्स टू 57,000 अंडर रूट ऑफ c डैश फॉर नॉर्मल वेट कंक्रीट। और अगर मोड्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील जो कि कॉमन है अंडरस्टूड है 29 × 10⁻³
10⁻⁶ psi। ये वैल्यूज हमने यूटिलाइज करने हैं, जिन वैल्यूज से हमें ओवरऑल स्टिफनेस ऑफ द सेक्शन भी हम एस्टिमेट कर सकते हैं। इसी तरह से उसके बाद जब स्टिफनेस आ जाती है, फिर आरसी मेंबर्स के लिए हम इनर्शिया किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वेरीज अलोंग द मेंबर डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ क्रैकिंग एंड द परसेंटेज ऑफ रीइंफोर्समेंट। परसेंटेज ऑफ रीइंफोर्समेंट के हिसाब से, क्योंकि आप BHQ/12 जब कंसीडर करते हैं तो BHQ/12 इज रिप्रेजेंटिंग द होल मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द सेक्शन। हम क्या कंसीडर करते हैं कि उसके अंदर कितनी रीइंफोर्समेंट है, वो हम डिडक्ट कर देते हैं कि अगर हम कंक्रीट का सेक्शन कंसीडर करते हैं तो ओवरऑल कंक्रीट की मोमेंट ऑफ इलास्टिसिटी या मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होना चाहिए। सो टू एवेलुएट psi factor, EI must be calculated for both beams and columns. For this purpose, I can be estimated according to the ACI code, जो कि compression members हैं, अगर columns हैं तो I जो है आपका gross moment of inertia का 70% consider होगा। यानी BHQ/12 जो है वो gross moment of inertia कहलाता है। जो हमारा actual moment of inertia section के लिए consider होगा वो हम purely cross sectional area of concrete consider करेंगे, ना कि steel का जो है वो consider नहीं करते या उसको deduct कर देते हैं, जिसकी वजह से हम 70% ऑफ ग्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंसीडर करेंगे। अगर आप वॉल्स की बात करते हो, अनक्रैक्ड वॉल्स हैं या क्रैक्ड वॉल्स हैं, तो ग्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया 70% और 35% ऑफ ग्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंसीडर होगा। इसी तरह से जब हम फ्लेक्सुरल मेंबर्स की बात करते हैं तो बीम्स के लिए हम 35% ऑफ ग्रॉस एरिया कंसीडर करते हैं, स्लैब्स के केस में हम 25% ऑफ ग्रॉस एरिया कंसीडर करते हैं। अगर आप कंप्रेशन मेंबर्स के लिए 70% का फार्मूला अप्लाई नहीं करते या 75% ऑफ ग्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंसीडर नहीं करते, तो आप डायरेक्टली भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं बाय कंसीडरिंग द फार्मूला 0.8 + 25 into एरिया ऑफ स्टील डिवाइड बाय ग्रॉस एरिया into 1 minus ultimate moment over ultimate factor load into H minus 0.5 into ultimate load over total static load into gross moment of inertia should be less than equals to 0.85875 gross moment of inertia। तो इस वजह से वैल्यू जो आपकी आ रही होती है वो वैल्यू तकरीबन जो है वो 0.75 के आसपास ही आ रही होती है, जो कि हम नॉर्मली ऑलरेडी हमने अज्यूम किया और ऊपर डिस्कस करा है। इसी तरह से जो रेशोज फ्लेक्शन मेंबर्स के लिए गिवन थे, अगर हम वो रेशोज कंसीडर नहीं करते तो हम डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो जो रो है वो बेसिकली एरिया ऑफ स्टील ओवर BD का फार्मूला होता है, या एरिया ऑफ स्टील इज इक्वल टू रो इनटू BD से हम फार्मूले को एवेल्युएट करके रो जो है वो रीइंफोर्समेंट रेशो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आती है लिमिटेशंस ऑफ सिलेंडर्स रेशो KLU/R, कि KLU के इज द फैक्टर, इफेक्टिव लेंथ फैक्टर, LU इज द अनसपोर्टेड लेंथ ओवर R रेडियस ऑफ गायरेशन। जो ओवरऑल लिमिटेशन है सिलेंडर्स रेशो के अंदर, वो हमारी नॉन सोए फ्रेम्स के अंदर किस तरह से हम ट्रीट करते हैं। नॉन सोए फ्रेम्स के अंदर सबसे पहले जो है हम फाइंड आउट करते हैं कि सिलेंडर्स रेशो में बी निगलेक्टेड, हम उसको रिजेक्ट या निगलेक्ट कर सकते हैं अगर डिजाइंड वैल्यू जो है KLU/R की कम आती है या लेस देन इक्वल्स टू आ जाती है 34 - 12 into M1/M2। M1 एंड M2 बेसिकली आर द फैक्टर्ड एंड मूवमेंट्स ऑफ द कॉलम, जो कि दोनों एंड्स के ऊपर मूवमेंट्स हैं, जिसके अंदर M2 जो है वो हायर होती है M1 से, यानी कोई भी एक मूवमेंट जो है हायर होती है दूसरी मूवमेंट से। इसी तरह से द रेशो ऑफ M1/M2 इज कंसीडर्ड पॉजिटिव इफ द मेंबर इज बेंट इन सिंगल कर्वेचर एंड नेगेटिव फॉर डबल कर्वेचर। अगर आपका जो मोमेंट्स हैं बेसिकली एक पॉजिटिव मोमेंट है एक नेगेटिव मोमेंट है, तो यहाँ पे हमारे पास जो कंडीशंस हैं कि दोनों रेशोज को हम किस तरह से ट्रीट करते हैं। अगर रेशो जो है वो पॉजिटिव कंसीडर होगा जब आपका सिंगल कर्वेचर डेवलप होता है, अगर आपका डबल कर्वेचर है तो मूवमेंट जो है वो नेगेटिव डिफ्लेक्शन या जो नेगेटिव वैल्यूज कंसीडर होती हैं, हम मजीद जो है वो डायग्राम्स के अंदर देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल फिगर ए के अंदर आपको नजर आ रहा है कि जब आपके कॉलम को कंप्रेशन के तौर पे जब कंप्रेस किया जाता है तो टॉप एंड के ऊपर जो है हमारी मूवमेंट 1 होती है और बॉटम एंड के ऊपर हमारी मूवमेंट 2 होती है। अगर आपका मेंबर एक कर्वेचर के अंदर डेवलप होता है, यानी कि सिंगल कर्वेचर में रिफ्लेक्शन जो है वो एक ही डायरेक्शन के ऊपर डेवलप हो रही है, तो वहां पे हमारा जो मूवमेंट है वो पॉजिटिव कंसीडर होगा, यानी कि M1/M2 का जो रेशो है वो पॉजिटिव कंसीडर होगा। अगर समहाउ M1 और M2 का जो रेशो है इफेक्ट है कॉलम के ऊपर लॉन्गर कॉलम्स के अंदर वो डबल कर्वेचर जनरेट कराता है, तो मूवमेंट्स का जो रेशो है वो नेगेटिव कंसीडर होगा। इसी तरह से जो हमारे पास ओवरऑल लेटरल डिफ्लेक्शन है, साइड डिफ्लेक्शन है, वो आप किस तरह से कैलकुलेट करते हैं कि जो आपकी मूवमेंट है वो
P इंटू इसेंट्रिसिटी कंसीडर होती है दोनों एंड्स के ऊपर, और जो आपका डिफ्लेक्शन है वो डेल्टा से शो होता है, और डेल्टा हम ऑलरेडी किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, वो आपकी अल्टीमेट मूवमेंट विल बी इक्वल्स टू लोड इंटू इसेंट्रिक डिस्टेंस प्लस आपके पास लैम्डा आ जाएगा जो कि डिफ्लेक्शन कंसीडर होगी। हम इसको मजीद जब डिजाइन एग्जांपल्स वगैरह करेंगे तो आपको क्लियर हो जानी है चीजें। उसके बाद हमारे पास ओवरऑल जो टर्म है KLU over R should be less than equals to 34 minus 12 M1 over M2। तो 34 minus 12 M1 over M2 का जो फैक्टर है should not be taken greater than 40। ये फैक्टर जो है वो मैक्सिमम 40 तक जा सकता है। If the factored column movements are 0 or eccentricity is equals to ultimate moment over ultimate factor load should be less than minimum eccentricity। अगर minimum eccentricity से कम है, the value of M2 should be calculated using the minimum eccentricity। अगर आपका जो रेशियो है या इसेंट्रिसिटी है वो मिनिमम इसेंट्रिसिटी से कम आती है तो मिनिमम मूवमेंट की वैल्यू आपने यूटिलाइज करनी है। मिनिमम इसेंट्रिसिटी हम कैलकुलेट किस तरह से करते हैं, 0.6 प्लस 0.03 इंटू एच। 0.6 हमारा कांस्टेंट है इंचेस के अंदर, और 0.03 इंटू एच यानी कि ओवरऑल एच से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो M2 विल बी इक्वल्स टू PU ultimate load into 0.6 plus 0.03 into H। M2 is the minimum moment, so the value of K may be assumed equal to 1 for braced frame unless it is calculated on the basis of EI analysis। क्या आप या तो EI एनालिसिस के तहत K की वैल्यू फाइंड आउट करो, या आप K की वैल्यू जो है वो अज्यूम भी कर सकते हो इक्वल्स टू 1 इन द केस ऑफ ब्रेस्ड फ्रेम्स। उसके बाद नॉन सोए कंडीशन के अंदर जो पांचवी कंडीशन है वो हमारे पास क्या है कि इट शैल बी परमिटेड टू कंसीडर कंप्रेशन मेंबर्स ब्रेस्ड अगेंस्ट साइड्स वे के ब्रेस कंसीडर हम करते हैं हमेशा व्हेन ब्रेसिंग एलिमेंट्स हैव टोटल स्टिफनेस lateral resistance movement of that story of at least 12 times the gross stiffness of the column within the story। कि जो stiffness है बेसिकली lateral resistance है वो आपकी 12 times of the gross stiffness से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी आपका कॉलम जो है वो ब्रेस्ड कॉलम कंसीडर होगा। देयर विल बी नो एनी साइड्स वे या साइड्स कंडीशन के अंदर मूवमेंट नहीं होगी, या सोए कॉलम जो है वो कंसीडर होगा, सोए कॉलम कंसीडर नहीं होगा, सॉरी वो ब्रेस्ड कॉलम कंसीडर होगा, तो वो नॉन सोए कंडीशन हो जाती है। इसी तरह से हमारे पास जो सेकंड क्राइटेरिया है वो सोए फ्रेम्स के लिए है। सोए फ्रेम्स के अंदर कॉलम का जो कंप्रेशन मेंबर्स है नॉट ब्रेस्ड, यानी कि सोए कॉलम है कि साइड्स वे के खिलाफ कोई भी ब्रेसिंग्स प्रोवाइड नहीं है, साइड्स वे जो है वो कॉलम कर सकता है, जिसको हम अनब्रेस्ड कॉलम भी कंसीडर करते हैं। द इफेक्ट ऑफ स्लेंडरनेस रेशियो मे बी नेग्लेक्टेड व्हेन KLU over R should be less than equals to 22। अगर 22 से कम है KL over R का फैक्टर तो वो आपका कॉलम जो है वो सोए फ्रेम कहलाता है, जिसके अंदर साइड्स वे मूवमेंट जो है वो पॉसिबली डेवलप हो सकती हैं। उसके बाद हमारे पास है मूवमेंट मैग्नीफायर डिजाइन मेथड, जो कि हम सिलेंडर कॉलम्स के लिए यूज करते हैं। कि फर्स्ट स्टेप इन डिटरमाइनिंग द डिजाइन मूवमेंट्स इन लॉन्ग कॉलम इज टू डिटरमाइन वेदर द फ्रेम इज ब्रेस्ड और अनब्रेस्ड। के सबसे पहले कंडीशन के अंदर हम डिसाइड करते हैं कि कॉलम जो है वो ब्रेस्ड है या अनब्रेस्ड है। If lateral bracing elements such as shear walls and shear trusses are provided or the columns have substantial lateral stiffness, then the lateral deflections produced are relatively smaller and their effect on the column strength is substantially low। कि अगर आपके of course अगर bracings provided हैं, lateral elements provided हैं, तो column के ऊपर effect जो है वो कम से कम हो जाएगा। So it can be assumed that the story within the structure is non-sway, कि उसके अंदर कोई भी sides way movement नहीं है, और Q जो है ultimate capacity आप calculate कर सकते हैं by considering sum of ultimate factor load into delta deflection 0 है, क्योंकि आगे आपके एलिमेंट्स आ जाते हैं, कोई भी साइड्स मूवमेंट नहीं है, over shear into length of the column should be less than equals to 0.05। sum of all जो ultimate factors हैं और VUSs story के vertical loads और story shears हैं। deflection is the first order relative deflection between top and bottom of the story due to ultimate shear। the length of the column is the compression member in the frame measured from the center to center of the joints in the frame। के center to center जो measure हम length करते हैं उसको consider करते हैं, क्योंकि value जो है वो हम identify करते हैं। उसके बाद जब हम मूवमेंट मैग्नीफायर मेथड या मैग्नीफाइड मूवमेंट्स हम नॉन सोए फ्रेम्स के लिए जब सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्लेंडरनेस रेशियो को चेक करते हैं कि स्लेंडरनेस रेशियो ओवरऑल हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है। अगर वैल्यू स्लेंडरनेस रेशियो की ज़्यादा आती है तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए, फिर हम मेथड को फॉलो करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम
ब्रेस्ड कंडीशंस के लिए डिटरमाइन करते हैं कि अगेंस्ट साइड्स वे कॉलम जो है वो अनसपोर्टेड लेंथ कितनी डेवलप कर रहा है और इफेक्टिव लेंथ फैक्टर कितना डेवलप हो रहा है। उसको हम अज्यूम भी कर सकते हैं कि के जो है वो हम 1 यूटिलाइज करते हैं तो हमारा ओवरऑल इफेक्ट क्या आता है। तो हमारी जो डिटरमाइनिंग प्रोसीजर है सॉल्व करने का डिज़ाइन एग्जाम्पल्स को नॉन सोए कंडीशंस के अंदर हम किस तरह से अप्लाई करते हैं, मजीद जब डिटेल एग्जाम्पल वगैरह सॉल्व होंगे तो हम उसको देख लेंगे। डेल्टा एन एस बेसिकली इज अ मैग्निफिकेशन फैक्टर जो कि हम नॉन सोए कंडीशंस के लिए यूटिलाइज करते हैं। उसके बाद हम सेकंड स्टेप के अंदर हम स्टिफनेस को फाइंड आउट करते हैं कि ओवरऑल स्टिफनेस जो है वो कितनी आ रही है, टॉप एज के ऊपर हमारे पास कितने कॉलम्स और कितने जो है वो स्लैब्स वगैरह या बीम्स वगैरह कनेक्ट हो रही हैं। उसके बाद हम बीटा डीएनएस फैक्टर कंसीडर करते हैं। बीटा डीएनएस फैक्टर बेसिकली इज द रेशियो जो कि मैक्सिमम फैक्टर्ड एक्सियल सस्टेन लोड डिवाइड बाय मैक्सिमम फैक्टर्ड एक्सियल लोड का आपस में एक रेशियो है कि फैक्टर लोड और सस्टेन लोड के दरमियान कितना कॉम्बिनेशन जो है वो डेवलप हो रहा है। उसके बाद हमारे पास मोड्स ऑफ इलास्टिसिटीज हैं डिफरेंट मटेरियल्स की, उनको हम कंसीडर करते हैं। फिर इसी तरह से टोटल स्टिफनेस को आइडेंटिफाई किया जाता है। अगर आपके पास इनर्शिया है, इनर्शिया की वैल्यूज अगर आप डायरेक्टली कंसीडर करते हो 70% ऑफ ग्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया या 35% ऑफ ग्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली ये वाला फार्मूला यूज करते हैं तब भी आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद स्टेप नंबर 3 में यूलर बकलिंग लोड फाइंड आउट किया जाता है कि ओवरऑल बकलिंग लोड कितना है। पीसी से रिप्रेजेंट होता है यूलर बकलिंग लोड जो कि पाई स्क्वायर ई आई ओवर के एल यू स्क्वायर से हम कैलकुलेट करेंगे। फिर हम सीएम फैक्टर को आइडेंटिफाई करेंगे जो कि आपका सीएम फैक्टर बेसिकली यूज होता है मोमेंट मैग्नीफायर फैक्टर के फार्मूला और इक्वेशन के अंदर, ब्रेस्ड कंडीशंस के अंदर भी और नॉन ब्रेस्ड कंडीशन के अंदर भी। तो सीएम फैक्टर की वैल्यू हम किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, 0.6 प्लस 0.4 m1 ओवर m2 शुड बी मोर देन इक्वल्स टू 0.4। हम ये वैल्यूज को कंसीडर करते हैं। m1 और m2 जो है वो वैल्यूज का जो रेशियो है वो पॉजिटिव कंसीडर होगा सिंगल कर्वेचर के लिए। अगर डबल कर्वेचर है तो रेशियो जो है वो नेगेटिव ट्रीट किया जाएगा। उसके बाद फाइनली हम पांचवें स्टेप के अंदर जो है मोमेंट मैग्नीफायर फैक्टर को आइडेंटिफाई करेंगे नॉन सोए कंडीशन के अंदर जो कि cm ओवर 1 माइनस अल्टीमेट फैक्टर लोड डिवाइड बाय 0.75 इनटू यूलर बकलिंग लोड हम कंसीडर करेंगे जो कि 1 से वैल्यू ज्यादा आनी चाहिए। उसके बाद हम छठे स्टेप के अंदर जो है मैग्नीफाइड मूवमेंट को कैलकुलेट करेंगे या बकलिंग मूवमेंट का फाइंड आउट करते हैं बाय कंसीडरिंग एक्सियल लोड्स। तो जो हमारे पास बकलिंग मूवमेंट है दैट विल बी इक्वल्स टू मूवमेंट मैग्नीफायर फैक्टर इनटू m2 जो कि m2 हमारी लार्जर मूवमेंट होती है उसको कंसीडर किया जाता है जो कि स्मॉलर इसेंट्रिसिटी जो कि हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था कि अगर स्मॉलर इसेंट्रिसिटी की कंडीशन आती है तो हम वहाँ पे स्मॉलर इसेंट्रिसिटी को भी ट्रीट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक जनरल गाइडलाइंस हैं कि इन गाइडलाइंस को हमने किस तरह से यूटिलाइज करना है। जब हम डिज़ाइन एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे तो मजीद आपकी जो छोटी मोटी कन्फ्यूजन्स हैं इन्हीं स्टेप्स को हमने यूटिलाइज करना है और डिज़ाइन एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे तो ये सारे स्टेप्स जो है वो आपके मजीद डिटेल में क्लियर हो जाएंगे। इसी तरह से जब नॉन सोए के अलावा हम सोए फ्रेम्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हम डिसाइड करते हैं या हमने आइडेंटिफाई करना होता है कि सिलेंडर्स रेशियो का कितना इफेक्ट आ रहा है। आया कॉलम हमारे सोए कंडीशंस हैं अनब्रेस्ड कंडीशन में आ रहे हैं या ब्रेस्ड कंडीशन में आ रहे हैं। उसके बाद हम डिटरमाइनिंग प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। सबसे पहले हमने मूवमेंट मैग्नीफाइंग फैक्टर फाइंड आउट करना है। उसके लिए हमने इफेक्टिव अनसपोर्टेड लेंथ और इफेक्टिव फैक्टर को आइडेंटिफाई किया जिसके लिए आप अलाइनमेंट चार्ट वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। एग्जैक्टली नॉन सोए कंडीशन की तरह हम 2 to 4 स्टेप्स जो जिनके अंदर हम स्टिफनेस फाइंड आउट करते हैं जैसे हमने पिछले केस में किया, बकलिंग लोड फाइंड आउट किया, सीएम फैक्टर को आइडेंटिफाई किया। इन तमाम चीज़ों को करने के बाद आपके फार्मूलाज और कंडीशंस को हम आइडेंटिफाई करते हैं, अप्लाई करते हैं। इन तमाम वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई किया करने के बाद आप ग्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जगह पे ये इक्वेशन भी यूज़ कर सकते हो या आपका जो रेशियो है 70% इन द केस ऑफ कंप्रेशन मेंबर्स, 35% इन द केस ऑफ फ्लेक्शन मेंबर्स भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये वही स्टेप्स हैं जो कि हमने नॉन सोए फ्रेम्स के अंदर जिस तरह से डिस्कस किया। 2 to 4 स्टेप्स जो हैं वो सिमिलर स्टेप्स हैं। उसके बाद हम मोमेंट मैग्नीफायर फैक्टर को आइडेंटिफाई करते हैं। यहाँ पे इक्वेशन थोड़ी सी डिफरेंट है सोए कंडीशंस के लिए, नॉन सोए में फार्मूला जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट था। डेल्टा एस बेसिकली इज रिप्रेजेंटिंग द मैग्नीफायर फैक्टर फॉर सोए फ्रेम जो कि फार्मूला है 1/1 माइनस समेशन ऑफ पी यू एंड फैक्टर लोड एक्सियल फैक्टर लोड डिवाइड बाय 75% ऑफ सम ऑफ यूलर बकलिंग लोड जो कि 1 से ज़्यादा आनी चाहिए। उसके बाद हम डेल्टा एम एस की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं जो कि अगेन वही चीज़ें हैं जो कि नॉर्मल मूवमेंट से आपका फैक्टर्ड एंड मूवमेंट से वैल्यू जो है वो सोए कंडीशंस के अंदर से ज़्यादा आनी चाहिए।
उसके बाद आप सेकंड ऑर्डर एनालिसिस भी अप्लाई कर सकते हैं कि डेल्टा एन एस इज इक्वल टू 1/1 माइनस क्यू, जो कि 1 से वैल्यू ज़्यादा आनी चाहिए। क्यू की वैल्यू हम किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, जिसमें स्टोरी ड्रिफ्ट और शेयर की जो वैल्यूज़ हैं वो भी आ जाती हैं, टोटल डिफ्लेक्शंस भी आ जाती हैं, जिसके अंदर आपके साइड के अंदर स्वे मूवमेंट्स वगैरह अपीयर होती है या ब्रेसिंग एलिमेंट्स वगैरह प्रोवाइडेड हैं या नहीं है, इन कंडीशंस को हम डिसाइड करते हैं। उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं एंड मोमेंट्स m1 एंड m2। m1 एंड m2 m1 विल बी इक्वल्स टू m1 इन नॉन सोए कंडीशंस प्लस m1 डेल्टा s, यानी कि सोए कंडीशन का जो फैक्टर्ड मूवमेंट था या मैग्नीफाइड फैक्टर था वो मल्टीप्लाई कर देते हैं इनटू m1 जो कि सोए कंडीशन में आई, यानी कि कंबाइन हो जाता है मूवमेंट मैग्नीफायर फैक्टर के अंदर जो सोए कंडीशन है और नॉन सोए कंडीशन है, उन दोनों को हम कम्युलेटिवली ट्रीट कर रहे होते हैं। इसी तरह से m2 मूवमेंट जो है वो भी हमारी m2 इन नॉन सोए कंडीशन प्लस डेल्टा s इंटू m2 इन सोए कंडीशन हम कंबाइन ट्रीट कर रहे होते हैं। m1s and m2ns basically are the moments obtained from non-soy conditions, where m1s and m2s basically are obtained in the soy conditions. If m2 is greater than m1 from the structural analysis, then the design magnified moment will be equals to जो आपकी critical moment है या आपकी जो यूलर बकलिंग जो आपका moment है, that will be equals to m2s plus delta into m2 ns, जो कि आपका m2ns यानी नॉन सोए कंडीशन एंड m2s बेसिकली इज द सोए कंडीशन, दोनों का जो कॉम्बिनेशन है उसको ट्रीट किया जाता है, जो कि कंबाइन आपकी क्रिटिकल एनालिसिस डेवलप होती है। अब यहाँ तक हमारे पास एक थ्योरेटिकल बैकग्राउंड था कि हम फार्मूलाज वगैरह या डिज़ाइन प्रोसीजर को किस तरह से ऑब्टेन करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। अब हम एक डिज़ाइन एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे, तो सारी जो आपकी कन्फ्यूजन्स वगैरह हैं वो सारा आपका जो छोटी मोटी जो अगर कोई कन्फ्यूजन्स हैं तो वो भी क्लियर हो जाएंगी। So now we have a design example. Design an interior square column for a first story of an 8-story office building. पहली स्टोरी के लिए एक लॉन्ग कॉलम हमने इंटीरियर स्क्वायर कॉलम डिजाइन करना है। टोटल 8 स्टोरी बिल्डिंग है। द क्लियर हाइट ऑफ फर्स्ट फ्लोर इज 16 फीट एंड द हाइट ऑफ ऑल अदर फ्लोर्स इज 11 फीट. The building layout is in 24 bays as shown in figure 1, जो कि फिगर 1 के अंदर आपको नजर आ रही है। उसके बाद हमारे पास जो है एंड द कॉलम्स आर नॉट ब्रेस्ड, कॉलम जो है वो ब्रेसिंग्स प्रोवाइड नहीं है कॉलम के अंदर। अब हमारे पास जो है द लोड्स एक्टिंग ऑन फर्स्ट फ्लोर ड्यू टू ग्रेविटी एंड विंड, जो लोड्स हैं वो विंड और ग्रेविटी की वजह से हमें मेंशन्ड हैं, गिवन है, उन लोड्स को हमने कंसीडर करना है। एक्सियल डेल लोड जो टोटल हमें गिवन है वो हमारे पास है 380 किप्स का, और मजीद जो हमारे पास एक्सियल लाइव लोड है वो 140 किप्स का है। एक्सियल विंड लोड जो है वो 0 किप्स का है। एक्सियल विंड लोड हमारे पास जनरली जो है एक्सियल कंडीशन में कोई अप्लाई नहीं हो रहा, क्योंकि विंड जो है वो हमेशा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर होती है, तो विंड की वजह से मूवमेंट्स होते हैं, विंड की कोई इंटेंसिटी वर्टिकल फॉर्म में नहीं होती। उसके बाद हमारे पास डेल लोड मूवमेंट्स हैं, जो कि टॉप ऑफ द कॉलम के ऊपर आपके पास 32 किप फिट है और जो बॉटम ऑफ द कॉलम है वहां पे 54 किप फिट है। इसी तरह से लाइव लोड मूवमेंट्स 20 किप फिट एट द टॉप है और 36 किप फिट जो है वो बॉटम के अंदर है। विंड लोड मूवमेंट्स जो है वो टॉप और बॉटम, क्योंकि वो हॉरिजॉन्टली एक्ट कर रहे हैं तो दोनों एंड्स के ऊपर जो है वो सिमिलर है 50 किप्स फिट के। उसके बाद जो इसेंट्रिसिटी है या स्टिफनेस है, सॉरी स्टिफनेस है हमारे पास, वो EI/L 360 इंटू 10 रेज़ पावर 3 किप इंच है। Concrete compressive strength we have to use 5 KSI, steel and steel yielding strength we have 60 KSI. ACI code requirements हमने यूज करनी है। Assume an exterior column load. Exterior column load जो है वो assume करना है 2/3 जो है 2/3 कंसीडर करना है 2/3 of the interior column load. एंड कॉर्नर जो कॉलम लोड है वो 1/3 ऑफ द इंटीरियर लोड कंसीडर होगा, यानी कि एक्सटीरियर जो है वो 2/3 ऑफ द इंटीरियर लोड कंसीडर होगा एक्सटीरियर के लिए, और कॉर्नर के लिए जो है वो 1/3 ऑफ द इंटीरियर कंसीडर होगा। बीटा डीएनएस जो रेशियो है वो हमारे पास 0.55 है। इस कंडीशन के अंदर हमने तमाम स्पेसिफिकेशंस को कंसीडर करना है और एक इंटीरियर स्क्वायर सिलेंडर कॉलम जो है उसको डिजाइन करना है फॉर फर्स्ट स्टोरी। बिल्डिंग कंटेंट 24 बेज 3 इन ईच डायरेक्शन, और 3 जो है वो एक डायरेक्शन में है, 8 बेज अदर डायरेक्शन में है। 3 इंटू 8 वी हैव 24 बेज। जो एक डायरेक्शन के अंदर 8 फीट का 20 फीट का एक बे है तो 160 फीट उसकी लेंथ है, और दूसरी डायरेक्शन में भी 20 फीट का एक बे है तो 60 फीट हमारे पास डायरेक्शन है। टोटल 160 बाय 60 फीट की बिल्डिंग का एरिया है और 24 बेज हैं।
So in step number 1, calculate the factored forces using load combinations. के factored forces find out करने के लिए सबसे पहले हम gravity loads को consider करते हैं कि total factored load due to gravity load conditions, live load and del load is equals to 1.2 into del load plus 1.6 into live load. आपने intensities को put किया, we got 680 gibbs as a factored load. उसके बाद हम ultimate moment calculate करते हैं under gravity loading condition. इसको हम treat करते हैं कि नॉन सोए कंडीशंस हैं, क्योंकि ग्रेविटी लोडिंग जो है वो ओनली डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर एक्ट कर रहे होते हैं, उसके अंदर कोई भी साइड्स वे मूवमेंट जनरेट नहीं होती, तो इसको हम ट्रीट करते हैं एज अ m2 मूवमेंट 2 ड्यू टू नॉन सोए कंडीशन के इसमें जो है वो कोई भी सोए नहीं है, साइड्स वे नहीं है। तो 1.2 into dead movement plus 1.6 into life movement, we got 122.4 kPa। उसके बाद हम ग्रेविटी प्लस विंड लोड, अगर हम विंड लोड को कंबाइन कर देते हैं तो इंटेंसिटी हमारी फैक्टर लोड की इंटेंसिटी क्या आती है, 1.2 इंटू डेल लोड प्लस 0.5 इंटू लाइव लोड प्लस 1.6 इंटू विंड लोड। क्योंकि अब हमारे पास फैक्टर लोड की जो कैटेगरी है, जब हम ओनली डेल लोड या ग्रेविटी लोड कंसीडर कर रहे थे तो फैक्टर जो है वो 1.2 इंटू डेल लोड प्लस 1.6 इंटू लाइव लोड कंसीडर होता है। लेकिन जब इसके साथ हम विंड लोड को कंबाइन कर देते हैं तो जो लोड कॉम्बिनेशंस हैं वो वेरी कर जाती हैं। तो कॉम्बिनेशन हमारे पास 1.2 इंटू डेल लोड प्लस 0.5 इंटू लाइव लोड प्लस 1.6 इंटू विंड लोड था। जब हमने इंटेंसिटीज विंड लोड हमारे पास 0 थी, इंटेंसिटीज को पुट किया तो वी गॉट फैक्टर लोड एज 526 किप्स। इसी तरह से जब हम दोबारा नॉमिनल मूवमेंट या अल्टीमेट मूवमेंट ड्यू टू नॉन सोए कंडीशन कंसीडर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे नॉन सोए कंडीशंस अलग है और सोए जो है वो सिर्फ और सिर्फ विंड की वजह से है, तो विंड की इंटेंसिटी को हम अलग कंसीडर करेंगे। तो m2 एज अ नॉन सोए कंडीशन 1.2 into 1.6 into लाइव एंड डेड मूवमेंट्स हमने कंसीडर की, तो वही हमारे पास 122.4 kPa आई। और लास्ट में हमने अल्टीमेट मूवमेंट ओनली फॉर द सोए कंडीशन जिसके अंदर साइड सोए मूवमेंट जनरेट होती है, तो जब m2s हम उसको ट्रीट कर रहे हैं एज अ 1.6 into विंड मूवमेंट, जो कि हमारे पास आया 80 kPa। तो ये इंटेंसिटीज हमारे पास अल्टीमेट फैक्टर लोड की और अल्टीमेट फैक्टर्ड जो ग्रेविटी लोडिंग की वजह से मूवमेंट्स हैं। उसके बाद अल्टीमेट फैक्टर लोड ड्यू टू ऑल द कॉम्बिनेशंस ऑफ लोड्स, जिसमें तीनों लोड्स कंडीशंस हमने कंसीडर की। उसके बाद हमने ओनली सोए कंडीशंस को भी कंसीडर किया, तो इंटेंसिटीज हमारे पास तमाम वैल्यूज आ जाती हैं। उसके बाद अदर कॉम्बिनेशंस क्या हैं, जब डेड लाइव और विंड तीनों कंबाइन हुए तो अदर कॉम्बिनेशंस जो डेवलप होती हैं उसमें हमने डेड और लाइव मूवमेंट या विंड मूवमेंट को कंसीडर किया। तो हमारे पास जो अगर हम डेड और विंड दोनों को कंसीडर करते हैं तो जो लोड फैक्टर्ड वैल्यूज बनती हैं वो हमारे पास बनता है 0.9 इंटू डेड लोड प्लस 1.6 इंटू विंड लोड। ये इंटेंसिटी हमारे पास 342 किप्स आ गई। इसी तरह से हमने जो है वो नॉन सोए कंडीशन के लिए ओनली डेड मूवमेंट कंसीडर की, जो कि हमारे पास 48.6 की फिट आ गई। इसी तरह से सोए मूवमेंट कंसीडर की तो वो हमारे पास अगेन 1.6 इंटू विंड मूवमेंट आ गई 80 की फिट। देयरफॉर जो तमाम वैल्यूज हैं वो कॉम्बिनेशंस आइडेंटिफाई करने के बाद हम ई फाइंड आउट करते हैं कि टोटल इसेंट्रिसिटी कितनी जनरेट हो रही है हमारे पास। इसेंट्रिसिटी क्या होती है, फैक्टर्ड मूवमेंट डिवाइडेड बाय फैक्टर्ड लोड। तो फैक्टर्ड मूवमेंट इन द नॉन सोए कंडीशन हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आई थी। अगर आप पीछे स्लाइड के ऊपर देखो कि जो भी जितनी भी मूवमेंट्स हैं, टोटल जितनी भी मूवमेंट्स हैं हमारे पास, उसमें जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है उसको हमने कंसीडर करना है। तो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास नॉन सोए कंडीशन के अंदर 122.4 के फिट आ रही थी, उसको हमने किप इंचेस में कन्वर्ट की, डिवाइडेड बाय फैक्टर लोड जो कि मैक्सिमम फैक्टर लोड है। हमारे पास 3 फैक्टर लोड थे, एक ग्रेविटी लोड्स की वजह से था, दूसरा ग्रेविटी प्लस विंड लोड इंटेंसिटी की वजह से था, और तीसरा जो है वो डेड एंड विंड की इंटेंसिटी की वजह से था। तो तीनों में जो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है 680 उसको हमने कंसीडर किया। तो इसेंट्रिसिटी हमारे पास जनरेट हो रही है 2.16 इंचेस। और मिनिमम इसेंट्रिसिटी हमारे पास कितनी है, मिनिमम इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 0.6 प्लस 0.03 इंटू 18 जो है वो हमारे पास क्रॉस सेक्शनल विड्थ है या एच की वैल्यू है जो कि हमने कंसीडर की है। आगे इसको मजीद हम स्लाइड के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास जो मिनिमम इसेंट्रिसिटी है वो 1.14 इंचेस है, जो कि अगेन इसेंट्रिक वैल्यू जो हमारे पास आ रही है सेक्शन में 2.16 उससे कम है। तो ये हमारे पास डिज़ाइन क्राइटेरियाज हैं, इसको हमने कंसीडर किया और आगे मजीद हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब लेट सपोज हमें एक प्रिलिमिनरी सेक्शन हमें गिवन है, या हम एक अज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारा कॉलम है वो 18 बाय 18 इंचेस का सेक्शन है
और 4 नंबर 10 की बाज कॉर्नर के ऊपर, ईच कॉर्नर के ऊपर हमने प्रोवाइड की हैं। और कॉलम जो है बेस्ड ऑन ग्रेविटी लोडिंग कॉम्बिनेशंस यूजिंग द टेबल्स और चार्ट्स हमने डिसाइड कर लिया कि जो हमारे पास लोड्स आ रहे थे उन्हीं हिसाब से हमने एक सेक्शन चूज कर लिया। कॉलम का जो 18 बाय 18 इंच का सेक्शन है और चार जो है वो नंबर 10 की बाज प्रोवाइडेड है। इस 18 को हमने अज्यूम किया था पिछली स्लाइड के ऊपर, अगर आप देखें मिनिमम इसेंट्रिसिटी को फाइंड आउट करने के लिए, वहां से हमें मिनिमम इसेंट्रिसिटी जो मिली थी वो 1 पॉइंट समथिंग मिली थी, जो कि एक्चुअल इसेंट्रिसिटी से उसकी वैल्यू कम थी। तो उस हिसाब से हमने जो है वो पहला स्टेप हमारा जो है, या दो पहले स्टेप्स जो हैं सॉल्यूशन के, वो हम फॉलो अप कर चुके हैं। अब हम आगे चलते हैं कि डिज़ाइन एग्जाम्पल किस तरह से मूव करता है। उसके बाद हम चेक करते हैं कि ओवरऑल सिलेंडर रेशो कितना डेवलप होता है, या सिलेंडर रेशो के लिए KLU ओवर आर फैक्टर, रेडियस ऑफ गायरेशन वगैरह हम किस तरह से कंसीडर करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमने ग्रॉस एरिया कंसीडर किया। BDQ/12 ग्रॉस एरिया सेक्शन होता है, या किसी सेक्शन का जब हम रेक्टेंगुलर या स्क्वायर सेक्शन का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करते हैं, BDQ/12 हमने वो कंसीडर किया। और ग्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास 8748 इंच पावर 4 आ गया। जब हम कॉलम्स की या कंप्रेशन मेंबर्स की बात करते हैं तो एक्चुअल मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी इक्वल टू 70% ऑफ द ग्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हमने वो कंडीशंस अप्लाई की। उसके बाद EI ओवर LC स्टिफनेस हमने फाइंड आउट की कि जो 16 फीट का कॉलम है फर्स्ट स्टोरी के लिए उसकी स्टिफनेस कितनी आती है, क्योंकि वो फर्स्ट स्टोरी जैसे ही खत्म होती है ऊपर वाली जो सेकंड स्टोरी है वो वहीं से स्टार्ट हो जाती है, तो वहां पे जो जंक्शन या ज्वाइंट डेवलप होता है तो 11 फीट वाले कॉलम का भी ज्वाइंट बिहेवियर कंसीडर होगा। तो अब हमने पहले कॉलम 16 फीट का कंसीडर किया। EI ओवर LC इज इक्वल टू ग्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया। EI क्या होता है? ग्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि हमारे पास 8748 था, हमने 0.7 उसके साथ मल्टीप्लाई किया, क्योंकि एक्चुअली हम कंप्रेशन मेंबर्स की बात कर रहे हैं कि ग्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बजाय हमने एक्चुअल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंसीडर करना है। उसके बाद I जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया था। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी हमारे पास ऑलरेडी जो है कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ गिवन है। अगर आप जो है वो उस वैल्यू से मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कंसीडर या कैलकुलेट करना चाहो तो 57,000 रूट ऑफ सी डैश से आपको वैल्यू आ जाएगी 4.03 × 10⁻⁶ होल डिवाइडेड बाय सेक्शन हमारे पास टोटल 16 फीट का है। कॉलम हाइट फर्स्ट स्टोरी की 16 फीट है, मल्टीप्लाई बाय 12 वी कन्वर्टेड दिस वैल्यू इनटू इंचेस। और EI ओवर LC हमारे पास आ जाता है 16 फीट कॉलम के लिए 128.5 × 10⁻⁶। इसी तरह से जब हमने 11 फीट का कॉलम कंसीडर किया तो हमारे पास जो स्टिफनेस आई 11 फीट वाले कॉलम के लिए वो 187 × 10⁻6 वैल्यू आ गई। उसके बाद हम इनर्शिया फाइंड आउट करते हैं फॉर बीम्स के केस में ग्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया का 35% जो है वो आपका कंसीडर होता है एज एन एक्चुअल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ग्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया की आपको जो वैल्यू है EIG ओवर LB, ये क्वेश्चन आपको ओवरऑल क्वेश्चन के अंदर जो है EI ओवर L की वैल्यू गिवन है बीम्स के लिए 360 × 10⁻6। हमने इसको 35% से मल्टीप्लाई किया तो हमारी वैल्यू आ जाती है 126 × 10⁻6, क्योंकि आपका ये ओवरऑल ग्रॉस सेक्शन की वैल्यू थी बीम्स वगैरह के लिए या जंक्शन के लिए। जब हमने इसको एक्चुअल वैल्यू में कन्वर्ट किया तो 35% से हमने मल्टीप्लाई किया 0.35 से, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 126 × 10⁻6। अब गामा वैल्यू फाइंड आउट करते हैं या आपका साई फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। साई टॉप इज इक्वल टू साई बॉटम, क्योंकि स्पेसिफिकली जो ज्वाइंट और जंक्शन डेवलप हो रहा है वो दोनों जंक्शन ऊपर वाला और नीचे वाला सेम जंक्शन डेवलप हो रहे हैं। ज्वाइंट जो है वो सेम उतने ही कॉलम्स को फेस कर रहा है, इस वजह से हम इक्वली ट्रीट कर रहे हैं कि साई टॉप एंड साई बॉटम जो है वो दोनों इक्वल है। इज इक्वल टू सम ऑफ कॉलम्स की इंटेंसिटी डिवाइडेड बाय सम ऑफ बीम्स की इंटेंसिटी। अब सम ऑफ कॉलम्स की जो स्टिफनेस है वो हमारे पास अपर कॉलम के लिए या 16 फीट कॉलम के लिए 128.5 थी, और दूसरे कॉलम के लिए हमारे पास 187 थी, जो कि हमने पिछली स्लाइड के ऊपर कंसीडर या कैलकुलेट कर चुके थे हम। उसके बाद डिवाइडेड बाय बीम्स की जो हमारे पास वैल्यू थी स्टिफनेस की वो 126 × 10⁻6 है, और एक्चुअली दो बीम्स हैं क्योंकि दोनों तरफ से दोनों साइडों से जो है वो बीम्स कनेक्ट हो रहे हैं आपके मेंबर के साथ, तो इस वजह से हम दो बीम्स ट्रीट करेंगे। तो साइड टॉप एंड साइड बॉटम की जो वैल्यू आई वो 1.25 आ गई। अब इस साइड टॉप और साइड बॉटम की वैल्यू को हमने अलाइनमेंट चार्ट के लिए यूज करना है और K की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब ये हमारे पास चार्ट आ गया नोमोग्राफ, जिसके अंदर आपका ब्रेस्ड फ्रेम और अनब्रेस्ड फ्रेम दोनों कंडीशंस आपको गिवन है। फ्रॉम द चार्ट जब हम पहले चार्ट की बात करते हैं तो साई की जो वैल्यू हमारे पास थी 1.25, वो साई ए
जो आपकी लाइन है, इसी लाइन के ऊपर आप 1.27 को मार्क कर दोगे। उसके बाद साइ बी जो बॉटम की वैल्यू है उसको भी आपने ब्रेस्ड कंडीशन के अंदर दोनों वैल्यूज को मार्क कर दिया दोनों तरफ, और दोनों को आप स्ट्रेट लाइन के जरिए से कनेक्ट कर दोगे। जैसे ही दोनों पॉइंट्स आपने कनेक्ट किए तो के की वैल्यू फॉर ब्रेस्ड फ्रेम हमारे पास आ जाती है 0.8 और अनब्रेस्ड कंडीशन के अंदर वैल्यू हमारे पास आ जाती है 1.37। तो दोनों वैल्यूज को जैसे ही हमने मार्क किया दोनों वैल्यूज आ गई। अब के एल यू ओवर आर विल बी इक्वल्स टू, के हमारे पास है 1.37, दोनों केस में से जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको हमने कंसीडर करना है 1.37 है, इनटू LU unsupported length of the member 16 फीट कॉलम था, मल्टीप्लाई बाय 12 इंचेस में कन्वर्जन, डिवाइडेड बाय R रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन आपका जो स्क्वायर कॉलम था तो उसके लिए रेडियस ऑफ गायरेशन हमारा 0.3 इंटू एच हो जाता है, जो कि आप ऑलरेडी पिछली स्लाइड्स के अंदर टेक्स्ट में हमने डिस्कस किया। तो आर अदरवाइज आप रेडियस ऑफ गायरेशन को मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइड बाय एरिया से भी कंसीडर कर सकते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बी डी क्यू बाई 12 और एरिया आपका हो जाएगा बी स्क्वायर या डी स्क्वायर, तो उससे आप डिवाइड कर दोगे तो ओवरऑल 0.3 इंटू एच आपके पास वैल्यू बच जाएगी। तो के एल यू ओवर आर हमारे पास सिलेंडर रेशियो की वैल्यू आई 48.7। This value is more than 22, therefore the cylinders ratio must be considered। कि ये वैल्यू आपकी 22 से ज़्यादा है, इस वजह से आपका जो सिलेंडर्स रेशियो है वो बहुत ज़्यादा वैल्यू है। तो आपके जो एक्स्ट्रा फैक्टर्स हैं सिलेंडर्स रेशियो की वजह से जो इफेक्ट्स हैं उन तमाम इफेक्ट्स को हमने कंसीडर करना है। उसके बाद हम स्टेप नंबर 4 के अंदर यूलर बकलिंग लोड फाइंड आउट करते हैं, जिसके लिए आपके पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील भी है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट भी है, ग्रॉस मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी है। ये तीनों चीजें हम ऑलरेडी फाइंड आउट कराए। आई सेक्शनल हम फाइंड आउट करते हैं, जो कि हमारा हो जाता है कि स्टील की वजह से ओवरऑल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, या स्टील के कन्फाइंड सेक्शन के अंदर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है। दैट विल बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्टील इनटू डिस्टेंस बिटवीन रीइंफोर्समेंट्स होल डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर। आपके पास एरिया ऑफ स्टील 4 नंबर बार्स हैं 10 की, तो एरिया ऑफ स्टील आ जाता है 5.06, और बिटवीन डिस्टेंस जो है वो दोनों डायरेक्शन के अंदर 2.5 इंच फ्रॉम बोथ साइड्स आप डिडक्ट कर देते हो, डिवाइड बाय 2 होल स्क्वायर। आपके पास एरिया आई सेक्शनल जो है वो आ जाता है 214 इंच पावर 4। बीटा डीएनएस फैक्टर वी हैव 0.55 जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है। स्टिफनेस कैलकुलेट करते हैं, स्टिफनेस EI इज इक्वल्स टू 0.2 इंटू ECIG प्लस ESISE इन होल डिवाइड बाय 1 प्लस बीटा डीएनएस। आप तमाम वैल्यूज को पुट करें। स्टील की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, आई सेक्शनल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है हमारे पास स्टील का, ग्रॉस मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है सेक्शन का, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कंक्रीट की, बीटा डीएनएस की वैल्यूज भी हैं। तमाम वैल्यूज को हमने पुट किया तो EI की वैल्यू हमारे पास आ जाती है। स्टिफनेस, टोटल स्टिफनेस सेक्शन की आ गई 8.55 इंटू 10⁻⁶ इंच स्क्वायर, किप इंच स्क्वायर। सो फर्दर मोर फॉर बकलिंग लोड हम डेल्टा एस फैक्टर फाइंड आउट करते हैं, जो कि मैग्निफिकेशन फैक्टर है सोए कंडीशन के लिए। और सोए कंडीशन के लिए हमने अज्यूम किया कि डेल्टा एस जो फैक्टर है वो हमारा सोए कंडीशन में लेट सपोज 1.55 के बराबर है, और बीटा डीएनएस हम 0 कंसीडर करते हैं, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है वो हमारी हो जाती है, या EI स्टिफनेस हमारी हो जाती है 8.55 इंटू 10⁻⁶ इंटू डेल्टा एस फैक्टर जो कि 1.55 था, जो कि हमारे पास वैल्यू आई 13.25 इंटू 10⁻⁶ की स्क्वायर। ये हमारी अजम्पशन है। उसके बाद हमने बकलिंग लोड फाइंड आउट किए दोनों कंडीशंस में, ब्रेस्ड कंडीशन के लिए और अनब्रेस्ड कंडीशन के लिए भी। ब्रेस्ड कंडीशन के लिए हमारे पास फार्मूला वही है, पाई स्क्वायर EI ओवर KLU स्क्वायर इज इक्वल्स टू। अब ये हमारे पास ब्रेस्ड कंडीशन है, जिसके अंदर जो है सोए कंडीशन, यानी इसको हम कंसीडर कर रहे हैं कि ब्रेस्ड है तो नॉन सोए कंडीशन कंसीडर होगी। तो नॉन सोए कंडीशन के अंदर हमने जो वैल्यूज पुट की वो हमारे पास एक्चुअल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया या EI रेशियो था 8.55 इंटू 10⁻⁶। पाई स्क्वायर आपके पास ऑलरेडी वैल्यू है, के की जो वैल्यू ब्रेस्ड कंडीशन के अंदर थी वो 0.8 थी, और कॉलम की अनसपोर्टेड लेंथ 16 इंटू 12 होल स्क्वायर आपके पास ब्रेस्ड फॉर्म में बकलिंग लोड आ गया 3577 के। इसी तरह से बकलिंग लोड हमने फाइंड आउट किया जब अनब्रेस्ड कंडीशन के अंदर, क्या अनब्रेस्ड कंडीशन यानी अनब्रेसिंग है, ब्रेसिंग कोई प्रोवाइड नहीं है, साइड्स में हो सकता है। इसके लिए हमने ऊपर अज्यूम किया था कि डेल्टा एस फैक्टर जो है वो 1.55 से, सोए फॉर्म में हम अज्यूम कर रहे हैं कि 1.55 के इक्वल है। तो वहां पे हमारे पास जो EI का रेशियो बना वो 13.25 इंटू 10⁻⁶ बना था, और K की वैल्यू हमारे पास अनब्रेस्ड कंडीशन में 1.37 थी, तो हमारे पास जो बकलिंग लोड आया वो 1890 के आ गया।
So for one floor in the building, there are total 14 interior columns and 18 exterior columns and 4 corner columns. ये हमारे पास टोटल अगर आप प्लान में देखें 24 बेस थे तो 14 इंटीरियर कॉलम्स थे, एक्सटीरियर कॉलम 18 थे और हमारे पास जो 4 थे वो कॉर्नर कॉलम्स हैं। ये कॉलम की गिनती आपने काउंट कर ली। अब हम समेशन करते हैं टोटल हमारे पास ओवरऑल कितना लोड डेवलप हो रहा है मेंबर के अंदर, स्ट्रक्चर के अंदर। सो अगेन हमारे पास एक फ्लोर के अंदर टोटल बिल्डिंग के एक फ्लोर में 14 इंटीरियर कॉलम्स थे, 18 आपके पास एक्सटीरियर कॉलम थे और 4 कॉर्नर कॉलम थे। तो हमने जब समेशन की टोटल फैक्टर लोड की, वो 14 हमारे पास इंटीरियर कॉलम थे जिनके अंदर ग्रेविटी प्लस विंड लोड का जो फैक्टर लोड था वो 14 हो जाएगा कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम्स, और एक कॉलम के ऊपर 526 का जो है वो लोड अप्लाई हो रहा है। तो 14 इंटू 526 प्लस टोटल हमारे पास एक्सटीरियर कॉलम कितना है, 18 कॉलम्स हैं और एक्सटीरियर कॉलम के ऊपर लोड कितना आ रहा है, 2/3 ऑफ इंटीरियर कॉलम, यानी 2/3 ऑफ टोटल 526 इंटेंसिटी ऑफ द इंटीरियर कॉलम। इसी तरह से प्लस 4 कॉलम है हमारे पास कॉर्नर कॉलम। कॉर्नर के ऊपर इंटेंसिटी कितनी आ रही है, 1/3 ऑफ द इंटीरियर कॉलम, जो क्वेश्चन के अंदर मेंशन्ड है। तो 1/3 ऑफ इंटीरियर कॉलम 526। तो टोटल हमारे पास फैक्टर लोड ओवरऑल एक स्टोरी के अंदर एक फ्लोर के ऊपर कितना आया, 14,377 किप्स। अब हम कंसीडर कैलकुलेट करते हैं कि समेशन ऑफ टोटल बकलिंग लोड विल बी इक्वल्स टू, बकलिंग लोड में हमारे पास 14 इंटीरियर कॉलम थे, 14 इंटू टोटल अनब्रेज कंडीशन के अंदर या अनब्रेज कंडीशन के अंदर हमारे पास बकलिंग लोड कितना था, 1890 का, प्लस क्योंकि अनब्रेस्ड क्यों कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके पास साइड्स वे आ जाती हैं। साइड्स वे को आपने कंसीडर करना है क्योंकि सिलेंडर रेशो का इफेक्ट आ रहा है, वहां से आपने सिलेंडर रेशो की वजह से बाद में आपने डिसाइड किया कि हमने अनब्रेस्ड कॉलम को चूज किया था, तो साइड्स वे कंसीडर करनी है। तो 14 हमारे पास जो है इंटीरियर कॉलम्स हैं, एक के ऊपर जो इंटेंसिटी आ रही है वो 1890 की है, प्लस 22। अब यहाँ पे एक्सटीरियर और कॉर्नर को भी हम एक्सटीरियर ट्रीट कर रहे हैं, तो इंटेंसिटी जो है वही 2/3 के हिसाब से डिवाइड होगी, यानी कि टोटल बकलिंग के केस में आपका जो एक्सटीरियर और जो कॉर्नर कॉलम्स हैं वो भी एज एक्सटीरियर ट्रीट होंगे। तो टोटल 22 कॉलम्स हो गए, 18 प्लस 4 और 2/3 की इंटेंसिटी हो गई, मल्टीप्लाई बाय किस चीज की इंटेंसिटी, इंटीरियर कॉलम की, 1890। तो आपके पास टोटल बकलिंग लोड आ गया 54,180 किप्स। अब डेल्टा एस फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। डेल्टा एस यानी मूवमेंट मैग्निफिकेशन फैक्टर ड्यू टू सोए कंडीशन इज इक्वल टू 1/1 माइनस जो आपका टोटल फैक्टर लोड डिवाइडेड बाय 0.75 इनटू टोटल बकलिंग लोड। आपके पास वैल्यू आ जाती है 1.54 जो कि 1 से ज्यादा है। अब आपने सोए कंडीशन के अंदर जो डेल्टा की वैल्यू पीछे 1.55 अज्यूम की थी, अब वो आपकी ये वैल्यू ऑलमोस्ट उसके इक्विवेलेंट है, तो इस वजह से हम उसको करेक्ट कंसीडर करते हैं और आगे चलते हैं। अगर आपके वैल्यूज के अंदर ज्यादा डिफरेंस है तो वहां से आपका क्वेश्चन जो है वो दोबारा रिवाइज हो जाएगा। उसके बाद हम बकलिंग मोमेंट फाइंड आउट करते हैं। बकलिंग मोमेंट विल बी इक्वल्स टू m2ns यानी कि m2 जो कि नॉन सोए कंडीशन की वजह से प्लस डेल्टा s सोए कंडीशन की वजह से और m2 सोए कंडीशन की वजह से। हमने 122.4 हमने आइडेंटिफाई की थी नॉन सोए कंडीशन के लिए, प्लस 1.54 डेल्टा की वैल्यू और 80 हमारे पास आई थी विंड की वजह से जो कि सोए कंडीशन है। तो टोटल मूवमेंट हमारे पास आ गई 245.6 kPa। सो द डिजाइन लोड्स बेसिकली आर ultimate factor load we have 526 kips and ultimate factor moment we have 245.6 kip। therefore the eccentricity हमने फाइंड आउट की जो कि सेक्शन हमारा कितनी हैंडल कर सकता है इज इक्वल्स टू क्रैकिंग मूवमेंट या क्रिटिकल मूवमेंट डिवाइड बाय फैक्टर लोड जो कि हमारे पास वैल्यू आ गई 5.6 और मिनिमम इसेंट्रिसिटी हमारे पास थी 1.54 और 1.14 जो कि इसेंट्रिसिटी जो हमने डिजाइन फाइंड आउट की वो 5.6 से कम है। सो बाय एनालिसिस for eccentricity is equals to 5.6 and area of steel we have area of steel normal and area of steel in compression we have 2.53 inch square, phi is equals to 0.65 and the load capacity of this column 18 by 18 will be equals to nominal load is equals to 556 कि आपने जो आपका फैक्टर लोड था उसको 0.65 से मल्टीप्लाई कर दिया या उसको डिवाइड कर दिया सॉरी, और नॉमिनल मूवमेंट आपके पास हो गई 259.0 की फिट। सो द सेक्शन इज एडिक्वेट जो प्रोवाइडेड डिटेल्स आर इनफ और जो लोड है वो हमारा कॉलम जो है उसको बियर कर लेगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।